सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल पीजीटी इतिहास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहड़ाई रेवाड़ी कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी भाग 3 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस अध्याय 4 के भाग 3 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, इस्लामिक राज्यों की अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य की जानकारी प्राप्त करना। और दूसरा उद्देश्य है इस्लामिक विद्या और संस्कृति को जानना, विशेष रूप से विद्या, इस्लामिक कानूनों के आधार, सूफीवाद, भाषा और साहित्य, वास्तुकला व अन्य कलाओं को जानना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, अध्याय 4 के भाग 3 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, अर्थव्यवस्था, और इसमें हम 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे: कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है विद्या और संस्कृति। इसमें मुख्य रूप से विद्या, इस्लामिक कानूनों के आधार, सूफीवाद, भाषा और साहित्य, वास्तुकला व अन्य कलाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहले मुख्य बिंदु को। अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए क्षेत्रों में बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इस्लामी राज्य ने इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे किसान थे और कहीं कहीं राज्य भी था। इराक और ईरान में ज़मीन काफ़ी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों के द्वारा की जाती थी। सस्सानी और इस्लामी कालों में भू संपदा स्वामी राज्य की ओर से कर एकत्र करते थे। इन इलाकों में जो पशुचारण की स्थिति से आगे बढ़कर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जमीन गांव की सांझी संपत्ति थी। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था, जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से अर्थात कृषि से प्राप्त करता था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी, कर लगता था, जिसे खराज कहा जाता था, जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे भाग से लेकर 5वें हिस्से के बराबर होता था। जो ज़मीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्से के बराबर कर लगता था। जब गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे, तो उससे राज्य की आय कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। खेती में खुशहाली राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से नील घाटी में, राज्य ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई के लिए सहायता दी। ये सारी चीज़ें अच्छी फसल के लिए ज़रूरी थी। इस्लामी कानूनों में उन लोगों को
कर में रियायत दी गई थी जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के द्वारा खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ और प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलों जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैंगन की खेती की गई और यूरोप को उसका निर्यात भी किया गया। जैसे जैसे शहरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली या फैलती गई। बहुत से नए शहरों की स्थापना की गई जिनका मुख्य उद्देश्य अरब सैनिकों, जिनको झुंड कहा जाता था, को बसाना था, जो स्थानीय प्रशासन की रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, कूफा और बसरा इराक में तथा फुस्तात और काहिरा मिस्र में थे। अब्बासी खिलाफत की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर ही अर्थात 800 ईस्वी में बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दमिश्क, इस्फहान और समरकंद जैसे पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया और परस्पर संपर्क एवं कारोबार बढ़ता गया। शहर के केंद्र में 2 भवन समूह होते थे जहाँ से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। इनमें एक थी मस्जिद, जिसे मस्जिद अल जामी कहा जाता था, जहाँ सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती थी। दूसरा भवन समूह केंद्रीय मंडी, जिसे सुक कहा जाता था, थी, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास और सर्राफ, जो पैसे का लेन देन करता था, का कार्यालय होता था। शहर में प्रशासकों, जो राज्य के नेत्र के समान होते थे, और विद्वानों तथा व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों को रहने के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोग अर्थात यहूदी प्रार्थना घर, इनके अलावा छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नान घर, जिसको अरबी में हमाम कहते हैं, और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों से लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के ठिकाने और अस्वच्छ दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थी। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों तथा विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय अर्थात लेन देन के दायरे का विस्तार कर दिया। भूगोल ने अर्थात भौगोलिक स्थिति ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर
के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया था। 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यह व्यापार 2 मुख्य रास्तों अर्थात लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के बंदरगाहों अर्थात अदन और एदाब तक और फारस की खाड़ी के बंदरगाहों जैसे सिराफ और बसरा तक जहाज पर लाया जाता था। यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफ़िलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडार गृहों तक स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफ़िले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौ चालन के मौसम के साथ पड़ता था। 4वीं शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने के कारण और इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया था। पूर्वी किनारे की चर्चा करें तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं, जिनमें कागज़ भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा और समरकंद अर्थात तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। राजकोषीय प्रणाली अर्थात राज्य की आय और उसका व्यय तथा बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं तथा सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सर्राफों, जो पैसे का लेन देन करते थे, के द्वारा सील बंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना सूडान से और चांदी मध्य एशिया से आती थी। कीमती धातुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीक़ों को विकसित किया। उदाहरण के लिए साख पत्रों, जो अंग्रेजी शब्द चेक या हिंदी शब्द शाख का मूल है, और हुंडियों अर्थात बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग व्यापारियों, साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा अपने साथ ले जाने से मुक्ति मिल गई और इससे उनकी यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने अथवा कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक अर्थात साख पत्रों का इस्तेमाल करते थे। विद्या और संस्कृति। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग 3 का दूसरा मुख्य बिंदु है, जिसमें हमें इस्लामिक विद्या, इस्लामिक कानून, सूफीवाद, भाषा और साहित्य, कानून
वास्तुकला व अन्य कलाओं के बारे में जानना है। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर अर्थात अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए? सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है? और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए गए जीवों से क्या चाहता है? कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और संकलित किया था। धार्मिक विद्वानों अर्थात उलेमा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार, जिसको सुन्ना कहा जाता था, ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उल्मा अपना समय कुरान पर टीका अर्थात तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध अर्थात अधीत करने में लगाते थे। कुछ उल्मा ने कर्मकांडों अर्थात इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेताओं ने तर्क और अनुमान अर्थात कियास का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन जटिल होता गया था। स्रोतों के अर्थ निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं अर्थात मजहब बन गई थी। ये थी मलीकी, हनफी, सफ़ीही और हनबली, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेता अर्थात फ़कीह के नाम पर रखा गया था और इसमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया था। हालांकि यह वाणिज्यिक अथवा दांडिक अर्थात दंड से संबंधित और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा व्यक्तिगत स्थिति, जिसमें विवाह, तलाक और विरासत के मुद्दे शामिल होते थे, के प्रश्नों के बारे में अधिक सुस्पष्ट था। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था, जिन्हें सूफ़ी कहा जाता है। ये लोग तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक व्यक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग उतना ही अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या और वैराग्य की प्रवृत्तियाँ सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद
की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता अर्थात परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रेम का उपदेश एक महिला संत बसरा की राबिया, जिसकी मृत्यु 891 में हुई थी, के द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजिद बिस्तामी, जिसकी मृत्यु 875 में हुई थी, जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन अर्थात फना करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोहों अर्थात समा का उपयोग करते थे। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा और सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब, जिसका अर्थ है साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य अथवा नज्म और गद्य अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे और यह अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। अरबों द्वारा ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद नई फारसी को विकसित किया गया, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना से नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। समानी राज दरबार के कवि रुदकी, जिसकी मृत्यु 940 में हुई थी, को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत काव्य अर्थात गज़ल और चतुष्पदी अर्थात रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता था, जिसमें 2 पंक्तियाँ भूमिका बांध देती थी, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी हुई होती थी और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती थी। रुबाई उमर खय्याम के हाथों अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उमर खय्याम 11वीं-12वीं सदी के एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे, जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फहान में रहे थे। 11वीं सदी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया था। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रहों अर्थात दीवानों और महाकाव्यों अर्थात मथनवियों की रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध फिरदौसी, जिनकी मृत्यु 1020 में हुई थी, थे, जिन्होंने शाहनामा अर्थात राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष लग गए थे। इस पुस्तक में 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। 9वीं सदी से अदब के दायरे का विस्तार किया गया और उसमें जीवनियों, आचार संहिताओं, राजकुमारों को शासन कला की शिक्षा देने वाली पुस्तकों और सबसे ऊपर इतिहास और भूगोल को शामिल किया गया। पढ़े लिखे मुस्लिम समाजों में इतिहास लिखने की परंपरा अच्छी तरह स्थापित थी। इतिहास की पुस्तकें विद्वानों और विद्यार्थियों द्वारा और इनके अलावा अधिक पढ़े लिखे लोगों द्वारा
पढ़ी जाती थी। भूगोल और यात्रा वृतांत अर्थात रिहला अदब की एक विशेष विधा बन गए। इनमें यूनानी, ईरानी और भारतीय पुस्तकों के ज्ञान और व्यापारियों तथा यात्रियों के विचारों एवं कथनों को शामिल किया गया था। गणितीय भूगोल में बसे हुए संसार को भूमध्य रेखा के समानांतर हमारे तीनों महाद्वीपों के अनुरूप 7 किस्म की जलवायु में विभाजित किया गया। प्रत्येक शहर की बिल्कुल सही स्थिति का निर्धारण खगोल वैज्ञानिक तरीके से किया गया। मुकदसी, जिनकी मृत्यु 1000 ईस्वी में हुई थी, का वर्णनात्मक भूगोल विश्व के सभी देशों के लोगों का तुलनात्मक अध्ययन है और विदेशों के बारे में उठी जिज्ञासाओं को शांत करने वाला खजाना है। 10वीं शताब्दी तक एक ऐसी इस्लामी दुनिया उभर आई थी जिसे यात्री आसानी से पहचान सकते थे। धार्मिक इमारतें इस दुनिया की सबसे बड़ी बाहरी प्रतीक थी। उदाहरण के लिए स्पेन से मध्य एशिया तक फैली हुई मस्जिदें, इबादतगाह और मकबरों का बुनियादी नमूना एक जैसा था, जिसमें मेहराबें, गुंबद, मीनार और खुले शहन अर्थात आंगन, और ये सभी इमारतें मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों को अभिव्यक्त करती थी। मस्जिद में एक खुला प्रांगण अर्थात सहन होता था, जहाँ पर एक फव्वारा अथवा जलाशय बनाया जाता था और यह प्रांगण एक बड़े कमरे की ओर खुलता, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों की लंबी पंक्तियों और प्रार्थना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अर्थात इमाम के लिए पर्याप्त स्थान होता था। बड़े कमरे की 2 विशेषताएं थीं जो आज तक महत्वपूर्ण है। पहली, दीवार में एक मेहराब अर्थात आला जो मक्का अर्थात किबला की दिशा का संकेत देती है, और एक मंच अर्थात मिंबर जहाँ से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के समय प्रवचन दिए जाते हैं। इमारत में जुड़ी एक मीनार होती है जिसका उपयोग नियत समयों पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। मीनार नए धर्म के अस्तित्व का प्रतीक है। शहरों और गांवों में लोग समय का अंदाज़ा 5 दैनिक प्रार्थनाओं और साप्ताहिक प्रवचनों की सहायता से लगाते थे। इस्लामी धार्मिक कला में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूपों को बढ़ावा मिला। पहला, खुशनवीशी अथवा सुंदर लिखने की कला, और दूसरा अरबेस्क अर्थात ज्यामितीय और वनस्पतीय डिजाइन। इमारतों को सजाने के लिए आमतौर पर धार्मिक उद्धरणों अर्थात वचनों का छोटे और बड़े शिलालेखों में उपयोग किया जाता था। कुरान की 8वीं और 9वीं शताब्दियों की पांडुलिपियों में खुशनवीशी की कला को सर्वोत्तम रूप में सुरक्षित रखा गया है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जिन इस्लामी क्षेत्रों का हमने अध्ययन किया है उनके इतिहास में मानव सभ्यता के 3 पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं, और ये 3 पहलू हैं धर्म, समुदाय एवं राजनीति। इन्हें हम 3 गोले मान सकते हैं। 7वीं शताब्दी में ये तीनों गोले एक दूसरे पर इस तरह बैठे हुए थे कि वह सब एक ही गोला लगते थे। अगली 5 शताब्दियों में ये गोले अलग अलग हो गए। 1200 ईस्वी तक आते आते इस्लाम का प्रभाव राज्य
व सरकार पर न्यूनतम हो गया। इस काल में राजनीति से कई ऐसी चीज़ें जुड़ गई जिनकी कोई धार्मिक वैधता नहीं थी, जैसे राजतंत्र की संस्था या गृह युद्ध आदि। लेकिन अभी भी धर्म व समुदाय के गोले एक ही थे। निजी मामलों और रीतियों में शरिया अर्थात शरीयत से मुस्लिम समुदाय प्रभावित था और यह बात उनकी एकता का महत्वपूर्ण कारण भी था। इस्लाम के धार्मिक कुलीन शासन नहीं चला रहे थे, यानी कि राजनीति का गोला अलग था, लेकिन वे धार्मिक पहचान को परिभाषित कर रहे थे। धर्म और समुदाय के गोलों का अलग होना मुस्लिम समाज के क्रमिक सांसारीकरण अर्थात सेकुलराइजेशन के जरिए ही संभव था। कुछ दार्शनिक व सूफी ऐसे सांसारीकरण की सलाह देते थे। उनका सुझाव था कि नागरिक समाज को धर्म से स्वतंत्र हो जाना चाहिए और रीतियों व कर्मकांडों की जगह निजी आध्यात्मिकता को ले लेनी चाहिए। पाठ की दोहराई अथवा पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, पाठ के दोनों मुख्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए एक बार हम पाठ की दोहराई करते हैं। हमने इस्लामिक राज्यों की अर्थव्यवस्था, विशेषकर कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। दूसरा, इस्लामिक विद्या और संस्कृति को जाना है। विशेष रूप से इस्लामिक विद्या, इस्लामिक कानून, सूफीवाद, भाषा और साहित्य, वास्तुकला व अन्य कलाओं के बारे में। गृह कार्य अथवा होमवर्क। प्यारे बच्चों, अध्याय 4 के इस भाग 3 के दोनों मुख्य बिंदुओं के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के साथ साथ पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, इस्लामिक अर्थव्यवस्था के 3 पहलुओं, विशेषकर कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, इस्लामिक विद्या और संस्कृति से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में उदाहरणों सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के तीनों भाग को अच्छे से सुना है, समझा है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए इन तीनों भागों को पुनः एक बार ध्यान से सुनिए और तीनों भागों में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।